1967 का चुनाव भारतीय चुनावी इतिहास का महत्वपूर्ण चुनाव में से एक है। यह चुनाव जाना जाता है कांग्रेस प्रणाली के समाप्ति एवं मजबूत विपक्ष के उदय के रूप में। आइए, आपका स्वागत है यूरेका पे। हम आज एनसीईआरटी सीरीज में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे 1967 के चतुर्थ चुनाव के बारे में और जानेंगे इसके महत्वपूर्ण का संदर्भ को, और साथ ही साथ हम बात करेंगे गैर कांग्रेसवाद के बारे में कि किस प्रकार से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति ने 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूती से टक्कर दिया और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। साथ ही साथ दोस्तों, इस चुनाव परिणाम के क्या आगे भारतीय राजनीति के ऊपर में प्रभाव पड़ा, इन चीज़ों के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए, नोट्स के माध्यम से विस्तृत रूप से देखते हैं। यह वीडियो 12th क्लास के एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 पे आधारित है। दोस्तों, देश में प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर 1967 के चतुर्थ आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा था। भारतीय राजनीति में हम इस काल को एक दलीय प्रभुत्व का दौर या कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं, परंतु 1967 के चतुर्थ आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अन्य पार्टी समूह से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में केंद्रीय स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिली। 1967 के चतुर्थ आम चुनाव में कांग्रेस प्रणाली का विघटन हुआ और देश में बहुदलीय लोकतंत्र और का उदय हुआ और विपक्ष और अधिक मजबूत हुई। दोस्तों, इस चुनाव के क्या संदर्भ थे, किन मुद्दों के ऊपर में यह चुनाव लड़ा गया, आइए इन चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों, इस समय में जो स्थिति थी वो तीन स्थिति मुख्य रूप से जिम्मेदार थी इस चुनाव के परिणाम को लेकर के, जिसमें से प्रथम है देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी एवं साथ ही साथ खाद्यान्न संकट। तो दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई, उसके पीछे जो मुख्य कारण था, युद्ध का प्रभाव। 1962 में भारत और चीन का युद्ध और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। सैन्य क्षमता को मजबूत बनाने के लिए देश में आर्थिक नियोजन और विकास के संसाधनों को सैन्य मदद में लगाना पड़ा। इससे हमारा अर्थव्यवस्था प्रभावित हुआ और देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर में इससे नकारात्मक असर पड़ा और देश को आर्थिक संकट जैसी स्थिति झेलना पड़ा। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट आया। इस समय विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिला और सैन्य खर्च में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि युद्ध के कारण से हमें अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत करने की ज़रूरत थी। तो जो पैसे खर्च हो रहे थे आर्थिक नियोजन के ऊपर में, उसमें कटौती करके हमें अपने सैन्य मद में खर्च को बढ़ाने पड़े। इस वजह से आर्थिक उत्पादन के ऊपर में फर्क पड़ा और निर्यात में भी गिरावट आई। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि हुई, जिसे हम मुद्रास्फीति के रूप में जानते हैं। दोस्तों, महंगाई और अगर बेरोजगारी की बात करें तो इस समय देश में अकाल की वजह से कृषि उत्पादन में गिरावट आई और इससे देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हुई और खराब आर्थिक स्थिति एवं खाद्यान्न संकट की वजह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो है बढ़ती चली गई। कांग्रेस के अंदर अगर हम असंतोष की बात करें तो दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि जब तक कांग्रेस प्रणाली थी तृतीय आम चुनाव तक, कांग्रेस को एक सामाजिक एवं वैचारिक गठबंधन के रूप में हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस की जो प्रवृत्ति थी वो सामाजिक एवं वैचारिक गठबंधन की तरह थी, जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना एवं कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। परंतु चतुर्थ आम चुनाव आते आते कांग्रेस यह अपनी प्रकृति खोती जा रही थी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस की नीति एवं नेतृत्व को लेकर मतभेद उभर कर सामने आया। जनता में यह भावना बढ़ने लगी कि कांग्रेस जन समस्याओं को हल करने में असफल हो रही है, क्योंकि दोस्तों इस समय देश में बेरोजगारी थी और साथ ही साथ महंगाई थी। विदेश नीति के मामले को अगर हम देखें तो इस समय तक देश में दो बड़े युद्ध हो चुके थे, 1962 एंड 1965। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी की नीति को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठने लगा था। दोस्तों, यहीं पे उदय होता है इन्हीं मुद्दों की वजह से गैर कांग्रेसवाद की। आइए हम समझते हैं गैर कांग्रेसवाद क्या है और इसने किस तरीके से जो है इस इलेक्शन को प्रभावित किया था। गैर कांग्रेसवाद भारतीय राजनीति में वह प्रवृत्ति थी जिसने कांग्रेस पार्टी के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों
ने एकजुट होकर सत्ता पर कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी। ये सभी दल कांग्रेस में सत्ता से हटाने के लिए 1970 के दशक में वैचारिक मतभेद को किनारे रखकर एक साथ आए और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस राजनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। राम मनोहर लोहिया का गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में अपना सैद्धांतिक तर्क था और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा था कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के खिलाफ है, इसीलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। दोस्तों, तो यही इसी प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में इसी प्रवृत्ति को, यानी कि जब अलग अलग गैर कांग्रेसी विचारधारा के लोग एकत्रित होकर के चुनाव लड़े, गठबंधन करके चुनाव लड़े, तो इसी को गैर कांग्रेसवाद नाम दिया गया। दोस्तों, तो अगर हम देखें इस समय पे जो गैर कांग्रेसवाद के उदय के कारण को अगर देखें, तो कांग्रेस की नीतियों से असंतोष, कांग्रेस का लंबा एक दलीय शासन और 1967 के चुनाव के परिणाम को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और इस समय पे जो दल एकजुट हुए थे वो समाजवादी दल, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल थी। साथ ही साथ इन सब ने जो मिलकर के अलग अलग राज्यों में जो सरकार बनाया, इसको संयुक्त विधायक दल का नाम दिया गया। और दोस्तों, अगर हम इस चुनाव के अगर हम परिणाम की बात करें और साथ ही साथ अगर हम देखें संयुक्त विधायक दल की खासियत अगर देखें, कई बार क्या हुआ, कई राज्यों में ऐसी सरकार बनी जिन जिन पार्टियों की अपनी विचारधारा अलग अलग थी और उन पार्टियों ने गठबंधन करके सरकार बनाया। जैसे बिहार में 2 समाजवादी पार्टी ने मिलकर के बनाया और पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट सरकार कहा गया। इसमें भी 3-4 दल शामिल थे जिनके अपने अलग अलग विचारधारा थे। तो दोस्तों, ये गैर कांग्रेसवाद की राजनीति इस दशक में उभर करके आती है। दोस्तों, तो आपने यहाँ पे 1967 के चुनाव के कारण के संदर्भ को देख लिया कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़े गए थे। तो आइए इसके परिणाम को हम देखते हैं कि इस चुनाव का क्या परिणाम रहा। तो दोस्तों, 1967 के चुनाव के परिणाम की अगर हम बात करें, तो 1967 के चुनाव में केंद्र स्तर पे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, परंतु राज्य स्तर पे जो है कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कई राज्य में विभिन्न दलों ने मिलकर के सरकार बनाई और जिसमें से कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, मद्रास और केरल, ये सभी ऐसे राज्य थे जहां पे कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला। दोस्तों, राजस्थान में बहुमत नहीं मिला, पर अन्य की सहायता से, यानी कि अन्य सदस्य की सहायता से, जीते हुए सदस्य की सहायता से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में वहां पे सफल हो पाई थी। कांग्रेस पहली बार इस चुनाव में जो है नेहरू जी के बिना चुनाव लड़ रही थी और केंद्र में बहुमत तो मिल गया था, परंतु प्राप्त सीट और वोटिंग परसेंटेज में काफी कमी आई थी। क्योंकि दोस्तों, 3 लोकसभा के इलेक्शन ऐसे हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी एक छत्र जीतती रही। और 1957 के अगर हम केरला में अगर सिर्फ एक पहली बार देश में गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी थी कुछ दिनों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की, अगर इसको छोड़ दे तो इसके अलावा कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं रहा 3 आम चुनाव तक जिसमें कि किसी गैर कांग्रेसी दल ने सरकार बनाया हो। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि 7 राज्यों में देश में 1967 में गैर कांग्रेसी दलों का सरकार बना और वहां पे कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई। और पहली बार कांग्रेस पार्टी को केंद्र स्तर पे भी इतनी कम सीटें मिली और इतनी कम वोट मिली थी। लोकसभा के 520 सीट में से 283 सीटें जो है सिर्फ मिल पाया था इस चुनाव में, 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को। वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो 40.78% ही वोट इनको मिला था। दोस्तों, इंदिरा मंत्रिमंडल के जो आधे से अधिक मंत्री जो थे इसमें चुनाव हार चुके थे। उन मंत्रियों के अगर आप नाम देखें जो उस समय के वरिष्ठ नेता भी थे, जिसमें कि के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष और के.बी. सहाय जो बिहार के रहने वाले थे। दोस्तों, ये सभी उस समय पे कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि अगर वो कैबिनेट मंत्री थे तो उनका ओहदा किस प्रकार का रहा होगा। और ये आधे से अधिक कैबिनेट मंत्री उस समय में चुनाव हार गए थे, तो कांग्रेस के ऊपर में अपने आप में बहुत बड़ा ये धब्बा था। देश के विभिन्न भागों में जो स्थित 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार जो है नहीं बनी। कांग्रेस को 7 राज्यों में जो है बहुमत नहीं मिला था और 2 राज्यों में दल बदल के कारण जो है कांग्रेस पार्टी का सरकार नहीं बन पाया था। मद्रास वर्तमान के तमिलनाडु में जो है द्रविड़ मुनेत्रम कषगम डीएमके ने पूर्ण बहुमत से जो है सत्ता में आया था और डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यह प्रथम मौका था जब कोई गैर कांग्रेसी दल किसी राज्य में बहुमत के साथ सरकार बनाई हो। क्योंकि दोस्तों,
1957 की जो केरला की गवर्नमेंट थी सीपीआई की, ये सीपीआई ने खुद अपने दम पे नहीं बनाया था। इसमें 5-6 जो है जो अलग-अलग मेंबर जो निर्दलीय लड़े थे, इनके भी समर्थन सीपीआई को मिला था 1957 में केरला में सरकार बनाने के लिए, तब जाके सरकार बन पाई थी। लेकिन 1967 में ये पहला मौका था ऐसे डीएमके ने जो सरकार बनाया तमिलनाडु में, ये खुद के दम पे पूर्ण बहुमत के साथ में बनाया। तो भारत में अगर आपसे एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम वह गैर कांग्रेसी सरकार जिसने बहुमत के दम पे खुद का सरकार बनाया हो, तो डीएमके ने बनाया था तमिलनाडु में। दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है उस समय के अलग-अलग पार्टी को जो वोट मिले थे और सीट मिले थे इस चीज़ का। तो कांग्रेस पार्टी का आप देख सकते हैं 283 सीट है। वोटिंग परसेंटेज देखिए, स्वतंत्र पार्टी 44 सीट है, भारतीय जनसंघ 35 सीट है और सीपीआई 23 सीट है और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 23 सीट मिला हुआ है और ये वोटिंग परसेंटेज भी रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से इस चुनाव के क्या संदर्भ थे और साथ ही साथ इस चुनाव का क्या परिणाम रहा। इस चुनाव को भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विपक्ष का उदय यहीं से माना जाता है और बहुदलीय लोकतंत्र की जो स्थापना है भारतीय राजनीति में यहीं से मानी जाती है। दोस्तों, आइए एक मैप भी देखते हैं इस चुनाव के परिणाम से संबंधित। यह मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1967 के विधानसभा में जहाँ पे बहुमत मिला था कांग्रेस पार्टी को, वो येलो से है, और जो रेड है जहाँ पे बहुमत नहीं मिला था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो उस समय में किस प्रकार की स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की राज्य स्तर पे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखें तो देश के विभिन्न भागों में स्थित 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी इस इलेक्शन में। तो ये इलेक्शन अत्यधिक महत्वपूर्ण हुआ इस दृष्टिकोण से। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम एक महत्वपूर्ण लीडर हुए हैं देश में, राम मनोहर लोहिया जी, जिन्हें एक महत्वपूर्ण समाजवादी नेता के रूप में जाना जाता है, इनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। हम लोग 1967 के चतुर्थाम चुनाव के बारे में पूर्ण चर्चा कर चुके हैं। चुनाव के संदर्भ एवं चुनाव के परिणाम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपके बोर्ड एग्जाम एवं अन्य एग्जाम के लिए ये पर्याप्त है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आप अगर इन चीज़ों को देख करके जाएं एग्जाम में। तो आइए राम मनोहर लोहिया जी के बारे में देखते हैं। राम मनोहर लोहिया देश में समाजवादी नेता एवं विचारक माने जाते हैं और स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। मूल पार्टी के विभाजन के बाद की अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता ये रहे। लोकसभा के सांसद रहे, माइनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक भी रहे। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान रहा इनका। विचारधारा का संयोजन और गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार रहे। दोस्तों, जो जिस गैर कांग्रेसवाद की हम चर्चा कर रहे थे, इसके बहुत बड़े रणनीतिकार थे। पार्टियों को इकट्ठा करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत करना और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित रहे। उन्होंने नेहरू के खिलाफ जो है मोर्चा खोला और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। तो इसलिए राम मनोहर लोहिया जी एक प्रमुख समाजवादी नेता के रूप में आज भी जीवित है हम सबके सामने में। उनके शारीरिक रूप से जीवित नहीं है, बट वैचारिक रूप से वो आज भी जिंदा है और उनके विचार जो है सदियों तक जिंदा रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो आप इन चीज़ों को और भी लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए बना करके लाऊंगा। धन्यवाद।